नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश, जो आपका अध्याय है फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का, उसका जो हमने पहला पार्ट किया हुआ है परावर्तन। तो उस अध्याय से, परावर्तन वाले पार्ट से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। आपको हर एक टर्म, अगर हर एक चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे और आपको समझ भी आएंगे। अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो आप इसे एक तरीके से याद करोगे, जबकि आपको याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और इसके नियम लिखिए। पहला ही टॉपिक है हमारे पास, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आपको बताया था मैंने, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह जैसे दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब कोई भी चमकदार सतह पर कोई प्रकाश किरण जैसे ही टकराती है तो वापस लौट जाती है। जैसे आपने देखा होगा, घरों में जो शीशा होता है, अगर आप उसे बाहर से अपने घर के अंदर लाइट से ऐसे चमकाते हो, जैसे जो सूर्य की किरणें आती हैं, तो उसकी जो उसका परावर्तन है सीधे दीवार पे बनता है, तो उसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। नियम क्या होते हैं इसके? तो बड़ा सिंपल है। आपतित किरण, मतलब जो किरण पड़ती है, परावर्तित किरण, जो किरण वापस जाती है, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा, जो आपतन कोण होता है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल आई होता है वो बराबर होता है एंगल आर के। ये है आपके पास दूसरा नियम। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होते हैं, इस पर हमने चर्चा करी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह किरणों के वास्तव में मिलने से बनती है। पर्दे पर इसे हम प्राप्त कर सकते हैं और ये हमेशा उल्टा होता है। ये तीन है, आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि इसमें जो किरणें हैं वो वास्तव में मिलती हैं। दूसरा, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, सिनेमा घरों में जो पर्दे पर आप पिक्चर देखते हो तो प्रोजेक्टर से बनती है, तो उसी को बोला जाता है पर्दा। पर्दे पर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा हमेशा उल्टा होता है। जबकि आभासी में क्या होता है? जो किरणें हैं वो मिलती हुई प्रतीत होती है, वो वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, पर्दे पर प्राप्त नहीं होती है। और तीसरा, ये हमेशा सीधा होता है। आपको ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो ये है प्रश्न संख्या सेकंड। तीसरा आपके पास है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। बहुत सिंपल है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता क्या है, आपको पहले समझा देता हूं मैं। मान लो ये आपका अवतल दर्पण है, देखो ये वाला। तो जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, परावर्तन के बाद वो एक ही बिंदु से गुजरती है सारी, और उस बिंदु को ही क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस बोला जाता है। तो जैसे आपने लिखा भी है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इस बिंदु की जो मैं बात कर रहा हूं, इसी को कहते हैं हम मुख्य फोकस। तो ये था आपके पास प्रश्न संख्या 3। चौथा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका पहला आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बने, और दूसरा वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बने। देखो, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ एक ही केस में बनता है, जब जो वस्तु है उसे ध्रुव
और फोकस के बीच में रखा जाता है। इसका डायग्राम बना के हमने आपको दिखाया था। और दूसरा, जब वक्रता केंद्र पर हो तो उसमें हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये था आपके पास प्रश्न संख्या 4। पांचवा आपके पास है, जो सौर भट्टियां होती है या कारों की हेडलाइट होती है उस पर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो दोनों, जो चाहे वो सौर भट्टियां हो या चाहे वो कारों की हेडलाइट हो, दोनों में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण है, ये प्रिंट हो रखा है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हेडलाइट में क्यों होता है? तो बल्ब को फोकस पर रखने से परावर्तन के बाद प्रकाश की एक शक्तिशाली किरण पुंज मिलती है। और दूसरा, सौर भट्टियों में जो भी सूर्य से आने वाली समांतर किरणें होती हैं वो फोकस पर केंद्रित करके भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये दोनों कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? अवतल दर्पण यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आपको पता है, जो उत्तल दर्पण होता है, पहला कारण तो ये है कि हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। और दूसरा ये है कि उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो ऐसे उभरा हुआ होता है, ऐसे होता है, अंदर पॉलिश होती है। तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, मतलब अगर आप साइड में देखोगे, गाड़ी के साइड में जो शीशा लगा होता है, दर्पण लगा होता है, तो उसके पीछे का आपको बहुत बड़ा एरिया साफ दिखता है। तो लिखा भी है, इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे ड्राइवर के पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है। ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन है, जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो होती है अनंत। 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। उसके बाद है, जो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन अगर धन 1 है, मतलब +1 है, तो इसका क्या अर्थ है? देखो, अगर 1 हो आवर्धन तो हमेशा याद रखना कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्यों होता है ऐसा? आपको पता है, आवर्धन होता है m बराबर v/u, माइनस का दर्पण में। अब देखो, ये 1 कब आएगा? जब ये और ये बराबर होंगे, और जबकि v होता है वस्तु का प्रतिबिंब और ये होता है जो वस्तु का आकार होता है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तभी ये 1 आएगा। तो इसीलिए जब भी आवर्धन 1 हो, मतलब जो आपके पास प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा, वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। और प्लस चिन्ह दिखाता है कि हमेशा क्या होगा? यह प्रतिबिंब सीधा होगा और आभासी होगा। अगर ये माइनस में आता है तो जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मतलब आपके पास आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। आपको निकालना फोकस दूरी क्या है? एफ। तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। आर कितना है? 32। तो 32/2 कितना आएगा आपके पास? 16 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर है। ये भी आपके पास आ सकता है 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। आगे आपके पास है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के मुख्य नियम बताइए। बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो, मान लो ये आपके पास उल्टा हो गया। मान लो आपके पास एक ये रेखा है और यहाँ पे आपने कोई भी दर्पण रखा हुआ है, मानना ये अवतल दर्पण है। तो आप इसे ऐसा मान लो, जैसे ही आपके पास संख्या रेखा है, बीच में 0 होगा, इससे दाएं साइड के सारे प्लस होंगे और बाईं साइड के सारे माइनस होंगे। ठीक है, जैसे संख्या रेखा पे होता है। और इससे ऊपर वाला अगर ऊपर को बनेगा तो वो प्लस में होगा, और नीचे को बनेगा तो वो माइनस में होगा। बस यही होती है कार्तीय
प्रणाली, चिन्ह प्रणाली, जो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको मैं ये बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है। तो देखो, सभी दूरियां दर्पण के P बिंदु मतलब ध्रुव से नापी जाएंगी। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक ली जाती है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो बताया मैंने आपको, ऊंचाई धनात्मक होगी और नीचे ऋणात्मक होगी। तो बस यही चीज है जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, ये आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो ये वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब देता है। ठीक है, अगला आपके पास क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की मुख्य विशेषताएं क्या है? आपको बताया था मैंने, पहला जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होगा। ये समतल दर्पण वही है जो आपके घर में होता है, जो घर में लगा होता है। दूसरा, जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दोनों आपने देखा होगा, जब भी आप शीशे में देखते होंगे तो वही आपको आकृति दिखाई देती है। जैसे अगर आप अपना चेहरा देख रहे हो तो चेहरा उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना आपका है, मतलब जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो आप शीशे से जितनी दूर खड़े होंगे आपका प्रतिबिंब भी शीशे के उतने ही पीछे बनेगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और ये पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपना दायां हाथ उठाओगे तो शीशे में आपको बायां हाथ दिखता है और बायां उठाओगे तो आपको शीशे में दायां हाथ दिखता है। आगे आपके पास है, रेखीय आवर्धन से क्या तात्पर्य है? इसका सूत्र लिखिए और एम के चिन्हों का महत्व समझाइए। बड़ा सिंपल है, देखो जो रेखीय आवर्धन है उसे दिखाता हम एम से। एम बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू, या अगर ऊंचाई की बात करूं तो ये होता है एच डैश अपॉन में एच। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश ये लिखा हुआ है और बिंब वस्तु की ऊंचाई एच के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जो आपको दिख रहा होगा। अगर एम आपका प्लस में आता है, अगर प्लस में आता है तो जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। लेकिन अगर एम आपका माइनस में आता है तो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। बस ये आपको ध्यान रखना है एम के बारे में। एम प्लस में है, धन में है तो आभासी और सीधा होता है प्रतिबिंब, और अगर नेगेटिव में है तो वास्तविक और उल्टा होता है। अगला है, पार्श्व परिवर्तन से क्या तात्पर्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आपको बताया मैंने पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां दिखता है और बायां भाग दायां दिखता है। जैसा आपने देखा होगा एम्बुलेंस में हमेशा एम्बुलेंस में जो स्पेलिंग है उल्टा करके दिखती है। तो जैसी आप उसे शीशे में देखते हो, मतलब जो गाड़ी एम्बुलेंस के आगे होती है वो उसे शीशे में देखेंगे तो उसे सीधा दिखाई देगा, इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टी स्पेलिंग लिखी जाती है। उसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। और अंतिम क्वेश्चन इसमें, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर इकट्ठा या एकत्रित करती है। ऐसा होता है, तो जो भी किरणें इस पे पड़ेंगी ये उसे एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, और ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अपसारी बोलते हैं। अपसारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं होंगी वो उसे फैला देती है, इस तरीके से बाहर को फैला देती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है अपसारी दर्पण, उसके से अवतल सॉरी उत्तल दर्पण को। तो ये थे आपके पास जो प्रकाश हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे हमने बात की है।